अब जब इस प्रोसेस में जब आप आकर खड़े होते हैं तो अगला सवाल यह भी होता है कि क्या वाकई भारत कर्ज में डूबकर ही अपनी इकोनॉमी को चला रहा है? डराने वाली चीज है क्या? जी, बिहार तो मैनेज हो गया, नहीं, लगभग 200 लाख करोड़, और साल भर में जो कर्ज लिया गया अगर उसको महीनों में बांट दें तो महीनों में बांटने पर लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए हर महीने कर्ज लिए जा रहे हैं, जो सरकार पर कर्ज है। लेकिन बिहार मैनेज हो गया, क्या इस देश की इकोनॉमी भी वैसे मैनेज हो सकती है? हम आप दोनों फंसे रहते हैं इस देश की परिस्थितियों के भीतर का सच जो है, आज उसको खाली आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पूरे आंकड़े हैं वो आईएलओ के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, आईएमएफ के हैं, भारत के भीतर एनएसएसओ के हैं, भारत के भीतर सीएमआईई के हैं, और इन सब के बीच जो अलग अलग शेयर बाजार पर नजर रखने वाली जो प्राइवेट रिसर्च कंपनियां होती हैं उनके भी आंकड़े हैं जो आपके सामने आज रखे जाएंगे। इधर बिहार चुनाव और इन सब के बीच हो क्या रहा है? इधर बिहार चुनाव हो रहे हैं और इन सब के बीच लगातार भारत पे कर्ज बढ़ रहा है। इस दौर में ऐसा क्या है कि भारत का कोर सेक्टर पूरे तरीके से डगमगा गया है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि इस दौर में कम से कम बीते 1 वर्ष के भीतर भारत में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो निवेश होना चाहिए था वो कम हो गया। फिर ऐसा क्या है कि भारत को कर्ज दर कर्ज लेना पड़ रहा है, और इन सब के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया और न गिर जाए इसके लिए जो जमा पूंजी होती है खजाने में, उसको भी बाजार में खर्च करके उसे बेचकर रुपया किसी भी हालत में 100 तक ना पहुंच जाए डॉलर के मुकाबले, उसको रोकने के प्रावधान किए जाते हैं। इस दौर में ऐसा क्या है, भारत के जमीन के नीचे सबसे ज्यादा कोयला है, लेकिन इसी दौर में भारत सबसे ज्यादा कोयला आयात कर रहा है। ऐसा क्या है कि भारत के भीतर अभी भी फर्टिलाइजर यानी खाद को लेकर इतनी मारामारी है कि भारत बकायदा चीन के सामने हाथ फैलाए हुए है। जी, रेयर अर्थ मटेरियल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर का जिक्र कर रहे हैं। यहां रूस को जो तेल लेते थे, इस बार भारत की कंपनियों ने दिसंबर का ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि ट्रंप चिता रहे हैं जिस दिन बिहार के चुनाव परिणाम आते हैं सेंसेक्स नीचे क्यों चला जाता है। बीजेपी की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, बिहार जैसे राज्य में जीत है, हिस्टोरिक जीत है, शेयर बाजार नीचे। उस शेयर बाजार से तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर विदेशी निवेशक बेच देते हैं। किसी चुनाव प्रचार में पता नहीं कितना पैसा फूंका गया होगा, लेकिन इन सब के बीच जब 11 तारीख को वोटिंग हो रही थी, दूसरे राउंड की वोटिंग, उस दिन एक खबर आई, ओएनजीसी जो सरकार की एजेंसी है उसने कहा कि हमारे जो कुएं हैं जिसमें प्राकृतिक गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है, उसकी चोरी हो गई और चोरी कंपनी वाली कंपनी पर सीबीआई की जांच बैठाई जाए। वो कौन सी कंपनी है? वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जिस पर ओएनजीसी ने आरोप लगाया कि तकरीबन 1.55 अरब डॉलर यानी 13,700 करोड़ रुपए का नेचुरल गैस चोरी कर लिया। अब आप सोचिए रिलायंस जवाब क्या देगा। उसने बोला दरअसल ये मसला जो है ये माइग्रेटरी का मसला है। माइग्रेटरी का मतलब होता है कि गैस खुद ही चलकर हमारे पास आ गई, लेकिन बावजूद इसके मामला अदालत में गया। अब अदालत में परसों सुनवाई होनी है, यानी 18 तारीख को सुनवाई होनी है। कोल इंपोर्ट इसी चुनाव के वक्त में जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना है, इसमें कोल इंपोर्ट सबसे ज्यादा हो गया। अगर सिर्फ सितंबर महीने का जिक्र करें तो 14% ऊपर चला गया, उस भारत में जहां जमीन के नीचे कोयला दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर भारत में ही मौजूद है। लगभग 22 मिलियन टन सितंबर के महीने में बाहर से कोयला आया, और जो नॉन कुकिंग कोल होता है वह भी लगभग 14 मिलियन टन, 13.90 मिलियन टन सितंबर के महीने में आया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आरबीआई की नजर भी तो होती है। इसी दौर में जो चीजें डगमगाई कोर सेक्टर की, उसमें यह समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा भारत की इकोनॉमी में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का ही हाथ होता है। वो तकरीबन शेयर जो है 28.04% शेयर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। उसके बाद स्टील प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लगभग 19.85% और स्टील प्रोडक्शन 17.92%। उसके बाद कोल आता है लगभग 10.33%। पिछले 6 महीनों में इस बिहार चुनाव के वक्त में सबसे कम उत्पादन पे भारत का कोर सेक्टर आकर चला गया। इस दौर में 2004-05 के लिहाज से देखें तो भारत का हर कोर सेक्टर, यानी मनमोहन सिंह के काल के उस दिनों को अगर आप याद कर लें जिस समय भारत की इकोनॉमी पनप रही थी, अगर उसको बेस ईयर बनाइएगा तो इस वक्त भारत का जो कोर सेक्टर है वो -10 के नीचे आ जाएगा। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। वो सीमेंट का प्रोडक्शन हो, वो चाहे क्रूड ऑयल का हो, चाहे कोल का हो, चाहे नेचुरल गैस का हो, चाहे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का हो। और जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो अगला सवाल इस देश के भीतर यह भी है, सरकार कर क्या रही है? आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई सुझाव दे रहा है कि अब सरकार तय करे बैंकों का मर्जर करे। अगला सवाल था, अच्छा तो डॉलर के मुकाबले रुपया का जो अवमूल्यन हो रहा है, जो इस चुनाव के वक्त में लगभग
3.5% तक हुआ है। और अगर पिछले 6-7 महीनों का देखें तो लगभग 4.6 से 5.1% के बीच जो अवमूल्यन हुआ है, उसके लिए अब क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए हम जो जमा हमारे पास जो मुद्रा भंडार है हम उसको बेच रहे हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो तेल रूस से आना था, इस वक्त चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे मंगलोर रिफाइनरी हो, चाहे HPCL, मित्तल एनर्जी हो, सब ने ऑर्डर बंद कर दिया है। लगभग 66% तेल वहीं से आ रहा था, यानी रूस से आ रहा था, और वर्ल्ड बाजार में जो कीमत है उसका 33% डिस्काउंट पे आ रहा था। और इन सब के बीच जो CREA है, यानी सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की जो रिपोर्ट आई, उसने बतलाया कि देखिए, भारत सिर्फ रूस से तेल ही नहीं लेता है, वो कोयला भी लेता है। और पिछले ही महीने $351 मिलियन का उसने कोयला लिया, ऑयल भी लिया, वो तकरीबन $222 बिलियन का है। लेकिन अक्टूबर में रशिया से जो तेल लिया गया वो लगभग 22,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का है, यानी $2.5 बिलियन का है। और अब दिसंबर के महीने से सब कुछ बंद हो रहा है। तमाम कंपनियों ने कह दिया है कि हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ जाएगा, समझौता अमेरिका के साथ हो रहा है, वो बोला टैरिफ हटा देंगे। लेकिन भारत को तेल जो मिलेगा वो सस्ता तो मिलेगा नहीं। अब जब इस प्रोसेस में जब आप आकर खड़े होते हैं तो अगला सवाल यह भी होता है कि क्या वाकई भारत कर्ज में डूबकर ही अपनी इकोनॉमी को चला रहा है? डराने वाली चीज है क्या? जी, ILO की एक रिपोर्ट है, वो बहुत खुले तौर पर बतलाती है कि दरअसल 2024 के चुनाव परिणामों के बाद इस बिहार चुनाव तक के बीच की परिस्थिति में जो भी रोजगार प्राइवेट सेक्टर में था उसमें लगभग 42% की कमी आई है। जो सरकारी नौकरियां थी वो लगभग 78% कम हो गई है, यानी बेरोजगारी और बढ़ रही है। और इन सब के बीच जो पैसा शेयर बाजार में लगता है वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है। और भी कई कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस में आई इस हफ्ते कमी लगभग 30,148 करोड़ की। अब जब इस कमी को आप परख रहे हैं और समझ रहे हैं, तब यहां पर सवाल है कि जो घाटा बढ़ रहा है उसको पूरा कैसे करें। तो इसके लिए आप कर्ज ले लीजिए। मार्च 2025 में यह $736 बिलियन होता था। अभी का एवरेज बतला रहा है कि यह जून 2025 तक 3 महीने में $747 बिलियन हो गया, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते लगभग 1000 बिलियन को पार कर जाएगा। जो सरकार पर कब्जा, जिसको गवर्नमेंट डेब्ट कहते हैं, वो 2024-25 में जैसे 181 लाख करोड़ था, वह 2025-26 में बढ़कर 1,96,000 करोड़ को पार कर गया। यानी तो कर्ज लेने की रफ्तार रुकी नहीं, और इन सभी लगभग 200 लाख करोड़। और साल भर में जो कर्ज लिया गया अगर उसको महीनों में बांट दें तो महीनों में बांटने पर लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए हर महीने कर्ज लिए जा रहे हैं, जो सरकार पर कर्ज है। यह इकोनॉमी भारत के भीतर वो कोई भी सेक्टर हो, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो भारत का सबसे बड़ा सेक्टर IT सेक्टर था, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में रिटेंचमेंट हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो दबाव भारत के जो लोग काम बाहर कर रहे हैं उन पर जो है, इसका कोई रास्ता सरकार को सूझ नहीं रहा है, या सरकार ये मानकर चलती है कि दरअसल चुनाव जीत जाइए फिर सारी कमजोरी ढक जाएगी। और चुनाव जीतना एक ऐसी रेड कारपेट है जो तो आपके हथेली में है, क्योंकि जिसे चुनाव कराना है वो आपके लिए एक प्लेयर है या प्यादा है, तो फिर बचा क्या? तो बिहार चुनाव में कितना पैसा फूका गया उस पर हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि वाकई बड़ी पूंजी फूकी गई है। वो कच्चा चिट्ठा फिर कभी बताया जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव के वक्त जो कर्ज लिया गया, जो परिस्थितियां नाजुक हुई, जो मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया, वो पूरे आंकड़ों को अगर आप समेटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 महीने के भीतर लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा की परिस्थितियों को मैनेज करने में, अपनी इकोनॉमी को संभालने में सरकार लगी रही। लेकिन आप कर्ज बढ़ाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज तो बिहार हुआ है, बाकी आप समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।